Good morning, children. Today we will take up assertion and reason. The question goes, a ladder is leaning against a wall, stands at a horizontal distance of 6 meters from the wall. If the height of the wall to which the ladder reaches is 8 meters, then the length of the ladder is 10 meters. देखिए, ladder is standing against a wall. एक लैडर क्या है, दीवार से वो खड़ा है. लैडर कैसे खड़ा है? सच दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सपोज बच्चों इसको अगर मैंने ऐसे लिया, सपोज AB को मैंने वॉल कहा, राइट. इसको मैंने लैडर कहा और इसको मैंने कहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. इसको मैंने अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहा तो आपको क्या बोल रहा है बच्चों कि लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर. और इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेस इज 8 मीटर्स. अगर ये 8 मीटर है देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर. तो लैडर का लेंथ कितना होगा? 10 मीटर होगा. क्या यह सही है? कैसे सही है? वाई इट इज ट्रू? इज द असर्शन ट्रू? इफ इट इज सो वाई? क्यों असर्शन ट्रू कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? यस, वेरी नाइस, सही बता रहे हो लड़की. क्या बता रहे हैं आप? राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है बच्चों. तो देखिए, अगर लैडर अगर 10 मीटर का होगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा, राइट. और ये वॉल 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 8 का स्क्वायर होगा 64. व्हाट अबाउट दिस 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? तो ये 64 प्लस 36 करोगे तो ये 100 आएगा. यानी इट इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट. द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स एंड हेंस असर्शन इज करेक्ट. असर्शन इज करेक्ट. परफेक्टली इट इज राइट. हाइट, अगर दीवार की हाइट 8 होगी और अगर सीढ़ी 6 मीटर की दूरी पर होगी तो सीढ़ी का लेंथ 10 मीटर ही होना चाहिए. यह बात सही है क्या? बिल्कुल सही है. बात खत्म. पहली बात यानी असर्शन तो सही है भाई. असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है. अब नेक्स्ट है, द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. दैट इज इंपॉर्टेंट. क्या लैडर 60 डिग्री बनाएगा? क्या लैडर 60 डिग्री बनाएगा? मान लीजिए लैडर ने 60 डिग्री बनाया. लैडर ने 60 डिग्री बनाया तो देखिए थोड़ा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस. tan 60 इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस. मगर हमारा tan 60 की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3 होती है. एक्चुअल वैल्यू इज √3. और tan 60 का मतलब होता है tan थीटा, मतलब अपोजिट बाय tan थीटा इज द रेशियो ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड. लेट अस सी, क्या अपोजिट और एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड हमारा कितना है बच्चों? हमारा अपोजिट साइड कितना है? कौन सा है? AB 8 है. हमारा एडजेसेंट साइड कितना है? BC है. क्या 8/6 की वैल्यू इसके बराबर होता है? √3 के बराबर. क्या होता है? क्या नहीं होता है. यानी एंगल जो है वो tan 60 नहीं होगा. एंगल जो है वो tan 60 नहीं होगा. यानी रीजन इज फॉल्स. रीजन क्या है? फॉल्स है. यानी असर्शन इज ट्रू. अगर आप थीटा √3 चाहिए, यानी अपोजिट tan थीटा का √3 होना, इसका मतलब ये होता है कि द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड इज √3, बट आवर रेशियो अपोजिट साइड टू एडजेसेंट साइड इज फॉल्स. ये आ रहा है 4/3. इसीलिए असर्शन सही है, रीजन गलत है. तो रीजन गलत है कहां पर आता है बच्चों? रीजन इज फॉल्स. रीजन इज फॉल्स कहां पर आता है? यहां पर आता है. यानी दिस इज द करेक्ट आंसर. सो आप एग्जाम में पूरा सेंटेंस मत लिखिए, आप सिंपली लिखिए. आप 19 का आंसर कितना लिखोगे? आप C लिखोगे. Am I right? सर आपने इतना टाइम लगाया, हमको एग्जाम में क्या करना है? कुछ नहीं करना है. आपको सिंपल सी एक राइट एंगल एग्जाम में इसको 2 मिनट के अंदर कैसे करना है? देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है. 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36. पाइथागोरन ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट,
tan 60 का रेशियो कितना √3 होता है। अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो जो है √3 के बराबर है क्या? नहीं है सर, इसलिए असर्शन क्या है? फॉल्स है। कितना देर लगा? बड़े मुश्किल से मैंने 15 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लिया। मगर आपको क्योंकि असर्शन रीजन टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है ना भाई? देखिए, अगर मैंने एक सर्कल बनाया और एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया, तो ये एंगल कितना होगा? ये टैंजेंट PA है और ये कितना है? PB है। अगर ये टैंजेंट है PA और ये टैंजेंट क्या है? PB है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टू टैंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी इस टैंजेंट द्वारा POA सेंटर के अंदर कौन सा एंगल बनाएगा? ये POA बनाएगा। ये कौन सा एंगल बनाएगा? POB बनाएगा। क्या आपको POA और POB सही नहीं है, करेक्ट नहीं आता है? आता है नहीं आता है? RHS कॉन्ग्रुएंसी आप ले सकते हो, क्योंकि टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल है बच्चों। रेडियस ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो रही है यहाँ पर? या फिर ये भी ले सकते हो आप कि अपोजिट ये वाला क्या हो रहा है? कॉमन साइड है। यहाँ तो दो तीन कॉन्ग्रुएंसी हम यूज कर सकते हैं। RHS भी यूज कर सकते हो, है ना? RHS भी यूज कर सकते हो, SSS भी यूज कर सकते हो। कुल मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ यू ड्रॉ टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट एंड इफ टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट देन ये एंगल क्या होगा? सेंटर का एंगल, ये एंगल क्या होगा? दोनों एंगल इक्वल होगा। और मान लीजिए एग्जाम में ये भी पूछते हैं तो ये एंगल भी इक्वल होगा बच्चों, ये एंगल भी इक्वल होने वाला है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि असर्शन इज ट्रू। मुझे असर्शन में कोई गलती दिखाई नहीं दे रही। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। बच्चों ये तो बहुत बार हमने किया है, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है ये। अगर क्या बोलते हैं इसको, किसी सर्कल को कोई पैरेललोग्राम इंस्क्राइब करता है, इसको सॉरी सर्कमस्क्राइब करता है, तो ये हमेशा क्या होता है बच्चों? टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉब्लम ही है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ऑलवेज अ रोम्बस। हमने किया भी था उसको, अगर आपको याद हो तो, कि एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताया था हमने, और ये ऐसे पैरेललोग्राम बन जाता है जहां पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाता है बच्चों, तो वो क्या होगा? वो रोम्बस ही होगा, ठीक है, ऑलरेडी अपोजिट साइड। इसलिए रीजन में भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मेरे को, मगर क्या इसका और इसका कोई संबंध है? ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस। बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। इसलिए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, मगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी तुम्हारा 20 का आंसर आ जाना चाहिए बच्चों बी। सर ये सारे फिगर बनाने हैं क्या? बिल्कुल मत बनाओ, आपको ये ऑलरेडी पता है कॉन्सेप्ट। हमने जब टैंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट किया था, बहुत बार हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। आप फिगर निकाल के उसको प्रूफ मत दो एग्जाम में, इसको आप आंखें मूझ के आप कह सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किया, आप बोल सकते हो ये सही है। देखते ही बनना चाहिए आपके दिमाग में बात, इसको भी देखते ही आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अरे यार ये तो हमने किया है ऑलरेडी, अरे यार ये भी सही है, हाँ भाई ये भी सही है, बट दिस इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस। बोथ आर ट्रू इंडिपेंडेंटली बट नॉट सपोर्टिंग ईच अदर।